हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम ऐसे क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में लगातार बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस बार 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम इस वीडियो को अभी अपलोड करें क्योंकि अभी इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ के बाहर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, यही बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो लगातार हर वर्ष पूछे जाते हैं, यानी कि ये देख सकते हैं आप 2020, 19, 18, 15, 16, 14 और 12, 10, 8, 5, यानी कि लगातार हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो इस बार 2023 में भी बार बार पूछे जाते हैं, तो 2023 में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं और इनके हम सॉल्व भी कराते चलेंगे आपको कि कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर है कोल राउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। आपने देखा ही होगा, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोल राउस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग पिछली बार 2022 में भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो 2022, 20 यानी कि इन सब बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछा जा रहा है। तो इस बार 2023 में भी पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले तो इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, कोल राउस का नियम हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस नियम के अनुसार अपघट्य की इन्फिनिटी तन्यता पर इन्फिनिटी तन्यता पर तुल्यांकी चालकता दोनों आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि इस नियम के अनुसार अपघट्य की इन्फिनिटी तन्यता पर तुल्यांकी चालकता आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। किसके योग के बराबर होती है? तुल्यांकों की चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि हम समझेंगे, अर्थात देखिए लेमडा इन्फिनिटी बराबर लेमडा प्लस लेमडा माइनस। ठीक है, ये है। अब इसमें आप देखेंगे तुल्यांकी चालकता लेमडा इन्फिनिटी अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य। ठीक है, यानी कि इसका है अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य और लेमडा प्लस का है इन्फिनिटी प्लस का है अनंत तन्यता पर धन आयन। ठीक है, और माइनस में होगा इन अनंत तन्यता पर ऋण आयन। ठीक है, तो यानी कि ये धन आयन होता है और ये ऋण आयन होता है। ठीक है, तो एक बार धन आयन लेंगे, एक बार ऋण आयन लेंगे, इन दोनों पर क्या क्या कराएंगे? योग कराएंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जब हम किसका यानी कि अपघट्य की इन्फिनिटी तन्यता यानी इन्फिनिटी तन्यता का एक बार प्लस और एक बार माइनस से योग कराते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कोल राउस का नियम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कोल राउस के अनुप्रयोग। ठीक है, कोल राउस के अनुप्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप। कोल राउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कोल राउस के नियम की सहायता से, मतलब इसकी हेल्प से दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल यानी कमजोर, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, कहाँ पर? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के इसमें समझेंगे। देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, सबको पता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल के जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, तो इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की HCl CH3COONA, ठीक है, व NaCl सोडियम क्लोराइड के विद्युत की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं से कोल राउस के नियम द्वारा परिकलित की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर इसमें देखिए इस तरह हम क्रिया कराएंगे, यानी पहले हम लेंगे
लेमडा m इन्फिनिटिव HCl इक्वल, एक बार x से कराएंगे तो क्या होगा, लेमडा इन्फिनिटिव H प्लस लेमडा इन्फिनिटिव Cl से कराएंगे। ठीक है, एक बार हाइड्रोजन के साथ, एक बार क्लोरीन के साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ प्लस और माइनस, क्लोरीन माइनस में होता है तो माइनस में लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको कराएंगे Y के साथ। ठीक है, तो जैसे हम लेंगे इन्फिनिटिव लेमडा इन्फिनिटिव M CH3COONA। ठीक है, इसके किसके साथ कराएंगे, Y, इसको हम Y मानेंगे। इसके बाद एक बार सोडियम के साथ कराएंगे। ठीक है, तो इसको साथ हमने कराया, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, फिर इसी बार जेड के साथ कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के साथ हम कराएंगे, यहाँ जेड मान लेंगे, तो एक बार सोडियम के साथ, एक बार क्लोरीन के साथ, इस प्रकार कराएंगे। अतः क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, लेमडा इन्फिनिटिव M CH3COONA। ठीक है, एसिटिकम। फिर देखिए एक बार प्लस, एक बार माइनस, इससे हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जैसे कि हमने ऊपर देखा। फिर इसके बाद प्लस, फिर एक बार सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, फिर जहाँ x, y व z क्रमशः HCl CH3COONA सोडियम क्लोराइड NaCl विलयनों की प्रयोग पर निर्धारित अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्रिस्टलीय जालक की परिभाषा। आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय जालक की परिभाषा हर एक बार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना है। तो देखिए क्या है, क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक का वह लघुतम या सूक्ष्मतम भाग। ठीक है, क्रिस्टल जालक का वह लघुतम या सूक्ष्मतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है एक कोशिका या इकाई से, यह क्रिस्टल जालक कहलाते। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल जालक का वह लघुतम या सूक्ष्मतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है एकक कोशिका या इकाई सेल, यह क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वथनांक उन्नयन। क्या, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं कि ये भी बार बार पूछा जा रहा है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताते चल रहे हैं वो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए आप, क्या है, जब किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ, क्या, जब किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे किससे, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से। ठीक है, अर्थात डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस का T1, अर्थात T2 होता है विलायक का क्वथनांक और T1 होता है विलयन का क्वथनांक। ठीक है, अर्थात देखिए विलायक का क्वथनांक तथा विलयन के क्वथनांक के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि विलायक का जो क्वथनांक होता है वो विलयन के क्वथनांक क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, तो आपको वो वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार 2023 में भी पूछ सकते। तो देखिए क्या है इसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की जो भी संख्या होती है, यानी कि जो भी उनकी गिनती होती है, वही क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। फिर देखिए
अगला क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, H3+Cl2 यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो सूर्य के प्रकाश में तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि 2HCl, ठीक है, ये होगा। यानी कि Cl कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दोनों की वैलेंसी बराबर है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर देखिए CH3COOC2H5 प्लस H2O, आणविकता इसकी कितनी है, 2, तो CH3COOHC2HOH, ठीक है, ये हो गया, इसको आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण, स्व उत्प्रेरण, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए स्व उत्प्रेरण देख लेते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, उत्प्रेरण का कार्य करता है, उसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए 2KMnO4 प्लस 2H2SO4, ठीक है, यानी कि लाल दवा के हम इससे क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस MnSO4 बनेगा, ठीक है, प्लस 3H2O प्लस S5O, ठीक है, ये होगा, ये हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, ठीक है। तो इसको बताने से पहले अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करिए, क्योंकि स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो जो हम बनाते हैं अगर आप इन्हें सबके साथ शेयर करते हैं तो हम आपके लिए और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, ठीक है। तो आपके लिए हम इतना कुछ करते हैं, तो आप हमारे लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि हमारे जो भी हमारा चैनल है उसका प्रमोशन हो सके, यानी हमारा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए अब आप इतना कर देंगे हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर चलिए हम इसका आगे बताते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, ये जो कि स्टूडेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और इसके देखिए हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो देखिए क्या है, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता, क्या, जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, क्या होती है, प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने ए लिया, प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। यदि अभिक्रिया ए की प्रारंभिक T बराबर 0 पर सांद्रता A और T बराबर सांद्रता A-X हो तो समय अभिक्रिया दर dx/dt यानी dx/dt होगी। तब देखिए dx/dt अनुक्रमानुपाती A-X, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। जब हमारा पहला समीकरण तो dx हमारा आ गया, dx और इसका क्या होगा, A-X हमारा नीचे आ जाएगा, इक्वल k आ जाए, यानी ये क्या है, नियतांक है, ठीक है। तो k आ जाएगा, k dt उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। जहाँ k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, क्या है ये हमारा क्या है, वेग स्थिरांक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 के रूप में समाकलित करने पर, यानी हम इसका समाकलित करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन x0 dx/A-X लेंगे बराबर k x
इंटीग्रेशन x 0 से, ठीक है। तो dt हो जाएगा, जबकि हमारा dt बच रहा है, ठीक है। तो t बराबर 0 व x बराबर 0, यहाँ पे हम मान रहे हैं, इतना हम मान रहे हैं कि जो हमारा t है उसका भी 0 है और x का भी 0 है, तो हम उसी तरह मान रख देंगे। तो यहाँ कहे का मान लगेगा log का, ठीक है, log का मान यहाँ लगाएंगे, तो माइनस log a माइनस x, ठीक, इक्वल k dt, k t log a, यहाँ क्या आ गया, log a आ गया, यहाँ भी log a माइनस एक्स के टी प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। इसके आगे देखते हैं, अब हमारा c आया था, तो जहाँ c समाकलन नियतांक है, c हमारा क्या था वहाँ पे, समाकलन नियतांक है, तो t बराबर 0 तब x बराबर 0, तो समीकरण तीसरे से यानी समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस log a बराबर c, ठीक है। तो आपका सॉल्व होके इतना आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आगे होगा। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड, क्या, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, वे कोलाइडी पदार्थ, क्या, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलयन के संपर्क में, क्या, विलयन के संपर्क में आकार तुरंत कोलाइडी कणों में, किसमें, कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनते हैं, क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन बनते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जिसमें एग्जाम्पल देखिए, जिलेटिन, जैसे कि जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, प्रोटीन हो गया इत्यादि, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी को हमें इसमें लिखना है, ठीक है। तो द्रव विरोधी क्या है, वे कोलाइडी, यानी कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में आने पर, विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनते, क्या, सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनते, कोलाइडी विलयन नहीं बनते, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या है, इसके गुण लिखिए, ठीक है। तो संक्रमण तत्व लिखना है और इसके गुण हमें लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संक्रमण तत्व क्या है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा स्तरों के, क्या, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व 5s एस तथा पी ब्लॉक के, किसमें, एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। किसमें स्थित होते हैं, एस तथा डी ब्लॉक के, यस तथा डी ब्लॉक के तत्व स्थित होते हैं, यानी कि हाँ इसमें किसके बीचों बीच स्थित होते हैं, यानी यस ब्लॉक, यस तथा पी ब्लॉक के किसमें, बीच में स्थित होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्वों के गुण देख लेते हैं। संक्रमण तत्व है, इसमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, यानी धात्विक की चालकता इसमें उपस्थित होती है। ये संकर आयन बनते हैं, क्या बनते हैं, संकर आयन बनते हैं। ये रंगीन लवण बनाते हैं, कैसे लवण, रंगीन लवण बनाते हैं। ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंथेनाइट संकुचन पर टिप्पणी, ठीक है। तो लैंथेनाइट संकुचन पर टिप्पणी देखिए। लैंथेनाइट संकुचन, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, क्या, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण लैंथेनाइट से, यानी लैंथेनाइट से Lu तक परमाणविक, L से Lu तक परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। किसमें कमी आती है, आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है, यानी कि जो इसमें La से Lu तक में परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में जो भी कमी आती है, इसी को क्या कहते हैं, लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है, ठीक है।
तो यह संकुचन एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, कम प्रभावी परीक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण अधिक रहता है, अतः इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। नाभिकीय आकर्षण बल एफ इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण प्रभाव है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और लाइक करिए हमारे वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।